डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 बोर्ड एग्जाम में आए हुए सेट नंबर 7 के सवालों को लेकर हाजिर हूं। आज हम लोग सेट नंबर 7 समाप्त करने वाले हैं। कल से हम लोग 2020 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी जोड़ने के लिए बोल दीजिए। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला सवाल रिएक्शन से ही शुरू होता है। जब मैं आपके लिए ऑप्शनल सवाल नहीं ले आया हूँ क्योंकि इसमें रिएक्शन ही था केवल। तो यहाँ पे आपको लिखा क्या हुआ है कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए, पहला आपको क्लोरोबेंजीन करना है, दिया गया है, और इस क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है भैया बेंजीन। तो अपना आप दिमाग लगाना शुरू करिए। पैटर्न मैंने कहा था, आप कहीं से भी बेंजीन पर पहुंच जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं, जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं, तुरंत ही आपको मिल जाता है बेंजीन। तो तुरंत अपचयन करा दीजिए ना यहाँ पे, बस हो गया आपका बेंजीन। अब किसके द्वारा आपने अपचयन कराया, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। तो आप बस यहाँ पे लिख दीजिएगा अपचायक। क्या लिख दीजिएगा? अपचायक। आपका काम हो जाएगा। परंतु मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि LiAlH4 होता है, चाहे सोडियम एल्यूमिनियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं पाया तो लाल फास्फोरस ऑब्लिक या चाय ही करा दीजिए, वो भी ठीक है, कोई गलती नहीं, जो मैंने आपको एलिफेटिको में बताया था। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। क्लोरोबेंजीन से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, अपचयन कराइए, आपका क्लोरीन निकल जाएगा बाहर, और प्लस में आपका यहाँ पे HCl मिल जाएगा। उससे आपसे मतलब नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल चाहिए आपको, फिनॉल चाहिए जी आपको, फिनॉल। तो लीजिए ना फिनॉल। बताइए तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल किस रिएक्शन के माध्यम से बनता है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपका किस रिएक्शन के माध्यम से बनता है? बोलिए, एकदम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। 200 ATM दाब होता है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, उच्च दाब और उच्च ताप पर इसकी NaOH से क्रिया कराते हैं। क्या है इस रिएक्शन का नाम? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट झोंकिए तो जो देख रहे हैं, बोलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? डाउ अभिक्रिया। तुरंत ही आपका बन जाता है फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, और NaCl निकल जाता है आपका बाहर। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए कितना आसान रिएक्शन है। यहाँ पे आज के जो भी ये रिएक्शन होंगे सब आपके रिपीटेड ही होंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, अब DDT आ रहा है तीसरा नंबर, तो आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से DDT। तो क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनता है, इसका तो आपको एकदम रिएक्शन याद ही रखना है। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर आता है क्लोरोबेंजीन का 2 अणु। कितना अणु आता है जी? 2 अणु आता है। ये क्लोरोबेंजीन है, एक अणु, और मैं क्लोरोबेंजीन का बना लेता हूँ। ठीक है, उस पर भी पीछे H और इधर साइड में Cl, और ये आपका क्रिया करता है क्लोरल से। किससे? क्लोरल से, क्लोरल, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है CCl3 CHO, CCl3 CHO। ये आपका रहेगा, 1 मिनट मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ से आप देखिए ये चीज़, तो यहाँ से आपका C आता है और इसके पास 3 क्लोरीन जुड़े रहते हैं। यहाँ पे जगह तो है नहीं मेरे में, मैं निकालने का निकाल देता हूँ और जोड़ने का पीछे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का H और इसका O निकल जाता है H2O के रूप में। ये बचे हुए हिस्से आपके जुड़ जाते हैं आपस में। कैसे जुड़ते हैं देखिएगा, ये हो गया आपका रिंग, यहाँ पे खाली मिला आपका, ये आपका मिला Cl, यहाँ पे आपका मिल गया ये Cl। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ से आपका मिला
और ये ऑक्सीजन जो है दोनों को जोड़ लेता है। अब आप चाहिए तो ऐसे भी दिखा दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, चाहे आप जैसे दिखाइए। एक मिनट, ऑक्सीजन क्यों जोड़ेगा जी? ऑक्सीजन तो हट गया ना, ऑक्सीजन निकल गया पीछे। जरा देखिए, कार्बन जोड़ता है अपने से, कार्बन, कार्बन जोड़ता है जी, कार्बन। कौन जोड़ता है? कार्बन, कार्बन जोड़ता है। और उसके पास यहाँ पे तीनों Cl बचे रहते हैं। यही है आपका DDT। क्या हो जाएगा जी इसका फुल फॉर्म? डाईक्लोरो, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। ठीक है, यही आपका DDT। यह एक कीटनाशी है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, जिसका प्रयोग कीटनाशकों को मारने के लिए किया जाता है। यह कीटनाशकों के तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन चैनल को खोल देता है, जिससे वे मर जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, न्यूरॉन चैनल को खोल देता है जिससे वो मर जाते हैं। और यह मिट्टी में, ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी में लगभग 1 महीने तक बिना अपघटित हुए रह सकता है, जिससे अगर कोई अन्य जानवर खा लेगा तो उसके भी मरने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए अब इसका उपयोग वर्जित कर दिया गया, अर्थात बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब बना लीजिए क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से आपको बनानी है एनिलीन। तो आप ज़रा देखिए, क्लोरोबेंजीन से अगर आप एनिलीन बनाना चाहते हैं तो आपने कहीं एनिलीन किसी रिएक्शन में बनाने का पढ़ा क्या? आपने एनिलीन बनाने का आपने रिएक्शन पढ़ा क्या? देखिए, एक तो आप बेंजोइक अम्ल की स्मिट अभिक्रिया से बना सकते हैं। दूसरी, अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं, आप बचरर अभिक्रिया से भी तो बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं आप? बचरर अभिक्रिया से भी तो बना सकते हैं आप फिनॉल से एनिलीन। अगर आपको फिनॉल दे दिया जाए तो फिनॉल का बचरर रिएक्शन करा दीजिए और आपका क्या बन जाएगा? एनिलीन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप उसका भी करा सकते हैं। और अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो सीधा सीधा आप क्लोरोबेंजीन से एनिलीन करा लीजिए, क्लोरोबेंजीन से आप एनिलीन बना लीजिए। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल ही लेके चलता हूँ जो आप जानते हैं। तो मैं आपको बचरर अभिक्रिया करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ जी? बचरर अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, बचरर अभिक्रिया किससे होती है? 150 डिग्री सेल्सियस पर, 150 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल को गर्म करना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑब्लिक अमोनिया के साथ। इसके नीचे आप लिख सकते हैं बचरर अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन ये बचरर अभिक्रिया होती किससे है? तो आप कहेंगे बचरर अभिक्रिया तो फिनॉल से होती है। तो मैंने कहा बस हो तो गया आपका काम। क्यों? क्योंकि अभी आपने डाव अभिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने डाव अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड की 200 एटीएम और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तो बनाया था। तो आप बना लीजिए क्लोरोबेंजीन से फिनॉल और फिनॉल से बना लीजिए एनिलीन। बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और रास्ता बता देता हूँ, आप क्लोरोबेंजीन से बना लेते बेंजीन। ठीक है, अब चेन अभी जो मैंने पीछे बताया आपको, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट कराइए, बन जाएगा टालोइन। टालोइन, टालोइन का ऑक्सीकरण कराइए और बेंजोइक अम्ल पाइए। क्या पाइए? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक की स्मिट अभिक्रिया करा दीजिए, स्मिट अभिक्रिया से बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एनिलीन। तो आपसे ये नहीं कहा गया था भैया तुम एक ही लाइन में बनाओ, नहीं, आप चाहे जितने में बनाइए, आपको जो दिमाग में आए वो बनाइए, आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पेपर में जब आप करने जाएंगे ना, तो जो आपके दिमाग में आएगा उसी से आप बनाएंगे। मैंने इतने सारे पैटर्न आपको बताया ना, अगर वो आप पैटर्न याद करके जाएंगे तो पेपर में कन्फर्म आपका एक भी रिएक्शन गलत नहीं होने वाला है। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। चलिए, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा। अब चले हम लोग थोड़ा सा आगे, अगले सवाल पे चले। आइए जरा अगले सवाल पे चलते हैं। देख लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दंदनाता हुआ क्या दिख रहा है जी? एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, उसके बाद 2 रिएक्शन को समझाइए। तो पहले तो भैया एथिलेमीन ही कह दिया जाए कि हम बना लेते हैं एथिलेमीन। जो एथिलेमीन है इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन की जो प्रयोगशाला विधि होती है, प्रयोगशाला विधि, ये आपकी है हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। क्या है जी? हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो इसी से आपको बना देना है क्या?
ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के द्वारा आप बना देंगे प्रोपेनामाइड से एथिलीन। क्या बना देंगे? प्रोपेनामाइड से एथिलीन। तो आप केवल रासायनिक समीकरण लिखना चाहते हैं ना, तो प्रोपेनामाइड पकड़िए C2H5CO किससे क्रिया कराते हैं जी? Br2/KOH से क्रिया कराते हैं। या आप दोनों की जगह सीधे सीधे NaOBr भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? NaOBr ले सकते हैं और आपका बन जाएगा इधर, देखिए ये हिस्सा हो जाता है इसमें से गायब। एक मिनट, पूरा हिस्सा नहीं गायब होता है जी, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये हिस्सा होता है इसमें से गायब। आपका बन जाता है C2H5NH2। मैंने आपको बता रखा था पीछे ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में एक कार्बन कम हो जाता है, तो C2H5NH2 बच गया और प्लस आपका KBr बन जाएगा और प्लस K2CO3 बन जाएगा, क्योंकि CO निकल रहा है तो कार्बोनेट तो बनाना ही है उसको, और प्लस में आपका बन जाएगा H2O। ये हो गया आपका रिएक्शन हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से। तो यही आपकी एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। एथिलीन नहीं, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। किससे बनता है? प्रोपेनामाइड से। तो आपसे ये अलग से पूछा जा सकता है जी, अलग से पूछ सकता है आपसे, क्या कि कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेनामाइड से एथिलेमीन, कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेनामाइड से एथिलेमीन। ठीक है, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हमसे बोल रहा है भैया कार्बिलेमीन अभिक्रिया बताओ। तो मैंने कहा आओ देखो, सोचो, समझो और सराहो इसको। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया क्या है? कार्बिलेमीन अभिक्रिया देखिए, जब भी आप किसी प्राथमिक एमीन की, जब भी आप किसी प्राथमिक एमीन अर्थात RNH2 की क्रिया, ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफॉर्म/KOH से कराते हैं, जो आपने रीमर टीमैन में देखा था। ठीक है, तो वैसा ही रिएक्शन है, परंतु होता यहाँ पे अलग चीज़ है। तो जैसे ही आप क्लोरोफॉर्म/KOH से कराते हैं, तुरंत ही यहाँ पे दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, ध्यान में रखिएगा, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, मतलब तगड़ी दुर्गंध आती है। ये आपका प्राथमिक एमीन परीक्षण भी है। अगर आपसे प्राथमिक एमीनों का परीक्षण पूछा गया तो आप कार्बिलेमीन अभिक्रिया शौक से लिख दीजिएगा, कोई गलती नहीं है। प्राथमिक एमीन परीक्षण भी है ये। ठीक, जैसे ही आपने क्रिया कराया क्लोरोफॉर्म/KOH से, तुरंत ही ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड में बदल गया, जिसे आप बोलते हैं आइसोसाइनाइड, केवल बोल सकते हैं। उसके बाद आपका जो K है वो आपसे Cl बना के अलग हो जाता है, KCl, और फिर आपका जो है H2O, चूँकि OH है और H है तो वो H2O तो फिक्स है, बना लेगा। बाकी आपको रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी नहीं है। ये आपका दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बनता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ, इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन था। इस अभिक्रिया में क्या था? प्राथमिक एमीन था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया क्या थी? स्मिट अभिक्रिया में मैंने आपसे कहा था, स्मिट अभिक्रिया में अगर आप N3H से क्रिया करा रहे हैं तो वो अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो स्मिट अभिक्रिया में आप कीटोन भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं CH3COOH। ठीक है, जैसे ही आप इसकी स्मिट अभिक्रिया कराते हैं, जैसे ही आप स्मिट अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुरंत ही ये CO2 निकल जाता है बाहर, CO2। ठीक है, और फिर आपका N3H से N2 निकल जाता है बाहर। तो यहाँ से आपका बच गया NH और यहाँ से आपका बच गया H, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, बच जाएगा CH3NH2। ये आपका भैया बन गया मेथिलेमीन। तो कहेंगे आप एथिलेमीन में क्यों इसको लिख रहे हैं? अरे हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया है कि आप बताइए कि मेथिलेमीन एथिलेमीन कैसे बनेगा। आपसे भैया तो ये पूछा गया, ज़रा देख लीजिए, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित समीकरणों को समझाइए। ठीक है, इनको समीकरण सहित समझाना है आपको, तो बस आप रिएक्शन लिख दीजिएगा। तो आप इसमें कैसे बोलेंगे स्मिट अभिक्रिया में, आप स्मिट अभिक्रिया में कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे कि देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से, हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है ना, जिसे हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं।
बस आप उसके बाद रिएक्शन लिख दीजिएगा, हो गया काम खत्म आपका। बाकी पीछे आपका कार्बिल अभिक्रिया था। तो क्या कहेंगे कार्बिल में, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया CHCl3/KOH से कराते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, जो प्राथमिक एमीन की उपस्थिति का पता बताता है, जिसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बस हो गया आपका रिएक्शन। चलिए, और कुछ था इसमें क्या? हो तो गया आपका, कार्बिल एमीन भी खत्म हो गया, स्मिट अभिक्रिया भी खत्म हो गया। चलिए जरा अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए तगड़ा सवाल है आपका, बढ़िया सवाल है, पैटर्न पर आधारित है। मैं आपको पीछे ले चलूँ क्या इस पे? चलिए आइए जरा, HCO2 Ca, इससे भैया आपका बन गया A। क्या बन गया जी? A। फिर आपका यहाँ पे लिखा NaOH, यहाँ पे लिखा है AQ मतलब जलीय। फिर आपका बन गया भैया B। क्या बन गया? B। और प्लस बन गया आपका CH3OH। तो मैंने कहा कि बच्चा गोवर्धन, ये देखा तुमने, लिखा है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का अगर शुष्कासवन करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ पे CO लिखिए और बाकी आप जोड़ते चले जाइए। यहाँ पे R है तो यहाँ पे R, अगर दोनों एक ही हैं तो दोनों जगह R जोड़ दीजिए, दोनों जगह अलग अलग हैं तो दोनों जगह अलग अलग जोड़िए। तो यहाँ पे तो भैया एक का ही है ना, तो दोनों जुड़ने वाले तो एक का ही रहेंगे, दोनों जुड़ने वाले एक का ही रहेंगे। और कौन जुड़ेंगे? दोनों H जुड़ेंगे। क्या जोड़ दीजिएगा आप? यहाँ से आप H कर लीजिए, यहाँ भी H जोड़ दीजिए, यहाँ भी H जोड़ दीजिए, तो भैया बन गया ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ तीर के ऊपर कुछ लिखा था क्या? नहीं, मतलब वही शुष्कासवन चाहता था वो, तो बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो नंबर कंपाउंड A आपका क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया जी? फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का NaOH से क्रिया करा रहे हो, बताओ जरा तो क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड की NaOH से क्रिया क्या होती है? कौन सा रिएक्शन है, बताएंगे क्या आप? जल्दी बोलिए तो। फॉर्मल्डिहाइड की NaOH के जलीय विलयन से क्रिया बताइए आप, कौन सा रिएक्शन है? तुरंत बोलिए, रिएक्शन का नाम बोलिए तुरंत। कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन है। क्या होता है इसमें? एक ऑक्सीकृत होता है, एक अपचयित होता है। जो अपचयित होता है वो आपका CH2OH में अपचयित होता है, क्योंकि मैंने कहा था CH2 जब अपचयित होगा CH2OH और आगे आपका एक H पड़ा हुआ था। ठीक है, तो HCH2OH मतलब आपका बन जाता है CH3OH, और प्लस में एक आपका ऑक्सीकृत होता है। तो जब CHO ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनाता है? COOH, और पहले आपका H लिखा हुआ है तो H हो जाएगा HCOOH, HCOOH। परंतु आपने देखा था कि HCOOH तुरंत ही NaOH से क्रिया कर लेता है और आपका बना लेता है HCOONA। ठीक है, मतलब आखिरी उत्पाद हमको ये मिलने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका इस रिएक्शन में ये बोला गया भैया जब NaOH से कराए तो B बना और CH3OH बना। तो देखिए एक तो हमारा CH3OH यहाँ पर बना ही हुआ है CH3OH, परंतु ये जो HCOOH बना था ये अंतिम उत्पाद नहीं था। अगर आपने इसको भी लिख दिया तो भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये अम्ल है, क्षार से क्रिया कर लेगा, इतने तो समझदार बनिए, तुरंत ही वो HCOONA बना देगा। मतलब यही आपका C है, यही आपका क्या है? C है। C है कि B है जी? B है, यही आपका B है। B भैया B है, B बना लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे आपने गलत लिख दिया, B है। ठीक है, तो आपका जो B नंबर कंपाउंड है, B नंबर देखिए, जो A नंबर कंपाउंड था वो था HCHO, और जो B नंबर कंपाउंड है वो है आपका HCOONA। ठीक है ना, बस खत्म काम, खत्म बवाल, खत्म सवाल। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब जरा दूसरे वाले पे आ जाइए। दूसरा का तो और ताबड़तोड़ काम कर दिया जी, वही कहानियाँ, CH3CO2 HCOO2 दो ठो ले लिया, फिर कुछ नहीं किया, शुष्कासवन करा दिया, यहाँ पे C बना दिया। आइए जरा इनहुस निपट लिया जाए। तो CH3COO2 Ca, CH3COO2 Ca प्लस HCOO
ट्वाइस Ca। हमने कहा बच्चा, कहाँ बनेगा बच्चा, आपने कहा गुरुदेव बस लिखो बीच में CO। मैंने कहा बता, तो आपने कहा बस एक तरफ इधर CH3 दिख रहा है, इधर H दिख रहा है, झोंक दो, इधर CH3 झोंक दो, इधर H झोंक दो। मैंने कहा क्या है ये, आपने कहा यह नहीं जानते हो, पढ़ा रहे हो इतने साल से, एसिटल्डिहाइड है ये। क्या है जी, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो मैंने कहा बहुत सही बहुत सही। तुमने कहा C तो मिल गया गुरुदेव, अब C तो मिल गया। फिर आपने कहा अब HCN का क्या करें। अरे मैंने कहा गधों, तुमको सबसे शुरू में ही हम पढ़ाए थे पैटर्न में ही, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया की क्रिया विधि है, जिसमें HCN का योग होता है, HCN का योग होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। कौन देते हैं ये देते हैं हमारे कार्बोनिल यौगिक वाले भैया। कौन लोग, जिनकर में CO समूह होता ऐसे ऐसे। तो आप बताइए कि यहाँ भी तो आपके पास ऐसे ऐसे ही है, अर्थात ये कंपाउंड हुआ तो आपका C हो गया, परंतु आपकी अगली प्रक्रिया का होने वाली है। हाय हाय बताइए, हाय है बताइए तो जरा, देखिए जरा, आपकी अगली प्रक्रिया होने वाली है कि ये जो एल्डिहाइड भैया हैं वो कहेंगे मैं ऐसे तैयार होता हूँ, ठीक है, और तुम मेरे पास HCN लेकर आओ, मैं देखता हूँ क्या होगा यहाँ पे। तो मैंने कहा अरे कुछ मत करो, अभी गड़बड़ा देगा। आपने कहा लाइए, तो H प्लस और CN माइनस बन गया। इस पर आंशिक ऋणावेश आया था, इस पर आंशिक धनावेश, माइनस चला गया प्लस के पास, प्लस चला गया माइनस के पास। ये आपका बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया जी, साइनोहाइड्रिन बन गया। ये हो गया आपका CN। ठीक है, देखिए, तो आपने कहा अच्छा गुरुदेव तब आगे का हुआ। मैंने कहा देखो HCN से क्रिया कराए तो D बन गया है, अर्थात ये जो तुम्हारा यहाँ पे एक कंपाउंडवा बना है, कौन सा वाला, ये वाला कंपाउंडवा जो बना हुआ है, ये वाला, ये क्या है, यही तुम्हारा D नामक यौगिक है। चलो ठीक है, फिर तुमने कहा अब D का क्या कराना है। मैंने कहा देखो D का जल अपघटन कराना है ना। तो आपने कहा अच्छा, तो मैंने कहा पैटर्न, आपने कहा पहले लिखो तो भाई हम बता रहे हैं कौन पैटर्न है, झोंक देंगे अभी, आज इसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो CH3 तो चलिए देखिए आप लोग, अब C, एक मिनट कहाँ मैं लिखता चला जा रहा हूँ जी, C, फिर यहाँ पे आपका CN था जो कि ट्रिपल बॉन्ड यन होता है जी, और यहाँ पे आपका H होता है, और ये आपका OH होता है। तो आपने कहा गुरुदेव ये तो बहुत ही आसान आपने बता दिया। मैंने कहा क्या, आपने कहा देखिए CN पर जल का योग का पैटर्न आप पढ़ाए हुए हैं। मैंने कहा क्या पढ़ाए हैं। CN पर जैसे ही जल का योग होता है वो बदल जाता है COOH में। किस में बदलता है जी, COOH में। और मैंने आपको पूरे पैटर्न में प्रक्रिया बता के रखी, जाइए शुरू में क्लास देखिए, इसको पूरा विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। मैं यहाँ पे केवल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बार बार विस्तार करने का टाइम थोड़ी ना मेरे पास, हर बार मैं टाइम लेके विस्तार करूँगा। यही है आपका मेंडलिक अम्ल। क्या है, मेंडलिक अम्ल। ये आपका कंपाउंड नंबर हो गया E, कंपाउंड नंबर हो गया E, बस हो गया ख़त्म काम आपका। तो ये आपका रिएक्शन था। ठीक है, ध्यान में रखिए कितना आसान रिएक्शन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सारे आंसर आपको मिलते हैं, और सब आपने पढ़े हुए हैं, और इम्पॉर्टेंट करके आपने पढ़े हुए, नहीं पढ़े तो आप लोग गधे हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को आप लोग। चलिए, सब का सब आपने पढ़ा हुआ है, एकदम आसान चीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्लास मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जाके थोड़ा 2-3 दिन की पहले क्लास में देखिए, थंबनेल में ही लिखा हुआ है विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। रिएक्शन मैं आपका लिख देता हूँ, विलियमसन ईथर संश्लेषण का क्या होता है। आप लोग क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया, किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, RONA से। ठीक है ना, तुरंत ही आपका Na और X निकल जाता है बाहर, तो आपका बन जाता है ROR, ये आपका हो जाता है ईथर। क्या हो जाता है, ईथर हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान रिएक्शन है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। रिएक्शन आसान ही तो होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो सब रिएक्शन आसान होते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो सारे के सारे रिएक्शन आपके होते हैं कठिन। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। और इस X की जगह पे आप आयोडीन भी रख सकते हैं, आयोडीन भी रख सकते हैं, कोई गलती वाली बात नहीं है। तो निकलने वालों में आपका NaI आ जाएगा। ठीक, ध्यान में रख लीजिएगा। ये भैया आपका हो गया ईथर, और यहाँ पे किया जाता है इसको गर्म। तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको, एल्किल आयोडाइड को
सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ईथर बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, बस यह हो गया आपका रिएक्शन। फिर कह रहा है फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करेंगे? क्या प्राप्त करना है जी? बेंजीन, पिपरिक अम्ल, सैलिसिलडिहाइड। सब आसान, एकदम आसान। कैसे आसान? फिनॉल में है भैया OH, और जब भी आपको बेंजीन बनाना है तो बेंजीन में तो खाली रिंग होता है बस। मतलब आपके खोपड़ियम शंका का शंका जी, आपके खोपड़ियम ई शंका कि इसका आसवन करा दें, OH गायब करना है। तो अभी मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया था, जिंक चूर्ण का आप आसवन करा दीजिए, देखिए कितना धाकड़ रिएक्शन है। OH को हमेशा गायब कर देता है जिंक चूर्ण, कहीं से भी, चाहे आप सैलिसिलडिहाइड लेके कराइए, चाहे आप सैलिसिलिक अम्ल लेकर आइए, चाहे जो लेकर कराइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। ठीक है, आराम से कर सकते हैं आप लोग इसको। तगड़ा वाला रिएक्शन है। जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराइए भैया, आपका ZnO अलग से निकल जाता है, बस फिनॉल से बेंजीन बन जाता है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन पहुंचने का रास्ता मैंने आपको दे ही दिया है। बाकी तो आप बेंजीन से चाहे जहां मर्जी वहां जाइए। बेंजीन तो एक सदाबहार यौगिक है, बहुत सारे मैंने पैटर्न पीछे आपको बताए हुए हैं। फिर फिनॉल से बनाना है पिपरिक अम्ल, तो आप कहेंगे फिनॉल से पिपरिक अम्ल कौन अम्ल है का? अरे का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर देते हैं गुरुजी, बन गया तुरंत। हम कहे अच्छा तो गर्म कर दो, तो आपने खा लीजिए, झोंक दीजिए तुरंत ही। सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना? कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है जी? इसमें गर्म करना पड़ता है, तापमान तो कुछ खास बताया नहीं है, बस आप बता दीजिए इसको गर्म करने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और आपने देखा कि यहाँ पे 2, 4 और 6 पर जुड़ जाता है। किस पर? 2 पर जुड़ जाता है आपका NO2, 4 पर जुड़ जाता है NO2, और 6 पर जुड़ जाता है NO2। इसको आप बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे आप लोग पिपरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपरिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए, फिनॉल से भैया सैलिसिलडिहाइड भी पूछ रहा है, तो सैलिसिलडिहाइड तो कहता है कि अरे तुम रीमर टीमैनवा ही भुला गए का? रीमर टीमैनवा याद रखते तो तुम्हारा हो जाता काम। मैंने कहा याद तो किए ही हैं, तो आपने कहा लाइए झोंक देते हैं तुरंत इसकी रीमर टीमैन अभिक्रिया करा दीजिए। किससे? वही जो एमीन में कराए थे, CHCl3, वहाँ KOH से कराए थे, यहाँ NaOH से करा दीजिए। NaOH, क्योंकि KOH कराएंगे तो पैरा वाला ज़्यादा बन जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा बस यहाँ पर एक यौगिक बना लीजिए। ये जो जुड़ने वाला यौगिक है, देखिए ये बन जाता है ONA, एक मिनट, हाँ ONA, और ये आपका CHO जुड़ जाता है। पूरा प्रक्रिया नहीं मैं लिख रहा हूँ, केवल बस साल्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। पूरी प्रक्रिया मैं आपको रीमर टीमैन में पीछे क्रिया विधि के साथ समझा चुका हूँ, याद रखिएगा। तो जाइए आप पीछे से देखिए, यहाँ पे केवल मैं रीमर टीमैन लिखूंगा बस, कि आपको ऐसे ही लिखना रहेगा पेपर में। और फिर आपका इसका अम्लीय जल अपघटन करा देना है। जैसे आप इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, NaOH के साथ भाग जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा OH। आपका क्या आ जाएगा जी? OH। तो यह हो जाएगा आपका OH, और ये हो जाएगा आपका CHO। तो आपने कहा ये है का गुरुजी? मैंने कहा अरे गधा, यही तो सैलिसिलडिहाइड। देखिए सब रिएक्शन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक भी आज का ऐसा रिएक्शन नहीं आया जो आपने इम्पॉर्टेंट मार्क करके नहीं पढ़ा हुआ है। और मैं लगातार रिएक्शन ये लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल जो पढ़ाया हूँ वही लेके आया हूँ, सब लाइन बाय लाइन रिएक्शन है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। 2019 के सेट में कुछ सवाल इक्का दुक्का और बच रहे हैं, जिन्हें आप थोड़ा सा देख लीजिए। यही आपका एक क्वेश्चन बच रहा है, जिसे आप घर से करेंगे और मुझे बताएंगे। मैं कल की क्लास में आपको इसको कराने वाला हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला सवाल जो है, इधर प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपका कल की क्लास में रहेगा, सचित्र वर्णन करना है। फिर इसकी क्लोरोफॉर्म से क्रिया करानी है, जिसमें क्लोरीटोन बनता है। विरंजक चूर्ण से इसकी क्रिया करानी है, जिसमें आप लोग का बन जाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, फिर आपका PCl5 से क्रिया करानी है, जिसमें आपका सीधा सीधा एक यौगिक बन जाता है, योगात्मक यौगिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इनको हम लोग कल के क्लास में करेंगे।
तो आप इसको करिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और बच रहा है कहाँ, ये आपका है देखिए जैव अणु का है। तो जैव अणु में मैं आपको बार बार होमवर्क देता जा रहा हूँ कि पढ़ना क्या है आपको। देखिए हार्मोन्स पूछा है, इसके जैविक क्रियाकलापों को भी समझाइए। ठीक, आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी अब, क्योंकि उसका केवल प्राथमिक है, केवल उसका प्रारंभिक कार्य पढ़ना है, अर्थात क्या है हार्मोन्स ये पढ़ना है आपको। फिर प्रोटीन के कार्य लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लिखना पड़ेगा प्रोटीन का महत्व में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है विटामिन्स क्या हैं, ए और सी का रासायनिक सूत्र लिखेंगे आप लोग, और इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम भी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहले विटामिन क्या है 1 नंबर, दोनों के सूत्र लिखेंगे 2 नंबर, फिर 2 नंबर उसकी कमी से होने वाले रोग पर। ठीक, चलिए तो जाइए पढ़िए अब।